हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएसी ब्लॉक के डिसएडवांटेज के बारे में, यानी कि क्रैक्स क्यों आते हैं, क्रैक्स से हम कैसे बच सकते हैं और ये है क्या एएसी ब्लॉक, इसके बारे में तो हम इससे पहले की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको एएसी ब्लॉक में आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें, जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि रेड ब्रिक्स अच्छी है या एएसी ब्लॉक। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कमेंट्स ये किए थे कि इसमें क्या परेशानी है, कौन कौन सी नुकसानी हो सकती है, डिसएडवांटेज क्या है और साथ ही साथ इनसे कैसे बच भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, टॉपिक तो हमारा डिसएडवांटेज है, ठीक है। क्रैक्स के रीज़न भी देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एएसी है क्या। एएसी यानी कि ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक, जो इसका नेम है। अब ये इसमें ऑटोक्लेव्ड और एरेटेड क्या है, ये चीज़ अगर आप जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक आई थिंक मेरे हिसाब से बाकी चीज़ें भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ऑटोक्लेव्ड जो है हमारे पास एक फर्नेस है जिससे हम एएसी को पकाते हैं। और बात करें एरेटेड की तो ये वॉइड्स है, यानी कि एयर है एक प्रकार से, आप ये समझ लीजिए, इसको हम एयर कह सकते हैं। एरेटेड यानी जब भी हमारा ब्लॉक है हमारा ब्लॉक है, ये ब्लॉक हम कुछ इस तरीके से तैयार कर रहे हैं, ये हमारा एक ब्लॉक हो गया। अब इसकी जो लेंथ विड्थ एल और ये टी या थिकनेस, ये हमारा हो जाता है। अब इसमें जो डेंसिटी है ये हमें पता होना चाहिए कि कितनी है ये डेंसिटी, क्योंकि साइज तो हम ऑलरेडी देख सकते हैं, लेंथ विड्थ हाइट, लेकिन यहाँ पर आप अगर ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी है, यही चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये जो एयर है या वॉइड्स है जो फॉर्म कंक्रीट होता है हमारा, तो ये किस तरह का होगा, कैसा मटेरियल है, हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ लीजिए, एज पर IS 2185 पार्ट 3, मैंने इससे पहले के वीडियो में भी बताया था कि कौन सा IS कोड यहाँ पर आपका यूज़ होता है। IS कोड के अकॉर्डिंग लेंथ जो है आपकी 400 mm, 500 mm और 600 mm होगी। सेकंड विड्थ की बात करें हम तो 100 mm, 150 mm, 200 mm और 250 mm होगी। हाइट की बात करें तो 200 mm, 250 mm और 300 mm होगी। तो एज पर IS कोड ये हमें मिल जाता है लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो इसके शेप और साइज में ही जो मैन्युफैक्चरर है वो बनाते हैं एज पर IS कोड। बात करें एएसी की तो यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए, अगर डिसएडवांटेज क्या है ये देखें तो एएसी इज ए नॉन लोड बेयरिंग मटेरियल। ये जब हम लोड बेयरिंग बिना बीम कॉलम का घर बनाते हैं तो वो होता है लोड बेयरिंग, और अगर हम इसमें कॉलम का यूज कर लेते हैं वो हो जाता है हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर। तो जब भी हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम एएसी का यूज नहीं कर सकते या फिर नहीं करना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि ये एक बाल पार्टीशन के रूप में ही हम इसे यूज करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक बाल पार्टीशन यानी पर्दे का काम करता है, आप ये समझ लीजिए। अब पर्दे का काम क्यों करता है, इस पर लोड क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि एएसी इज ए ब्रिटल नेचर। इसका जो नेचर है वो ब्रिटल है, यानी कि ये टूट जाता है, इसका नेचर ही ऐसा है, भंगुर होने वाला नेचर है इसका। बात करें एएसी की और रेड ब्रिक्स की तो यहाँ पर एएसी और रेड ब्रिक्स में आप देखोगे जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एएसी की, ये हमारी 551 से 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, जब हम इससे पहले की वीडियो में भी देख चुके थे कि एक कौन सी स्टेज में ब्रेक होगा या टूटेगा, तो उसके लिए स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं, मजबूती का टेस्ट करते हैं। तो इसका मजबूती जो है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। और अगर हम बात करें रेड ब्रिक्स के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तो ये 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा आएगी। तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये हमारा लोड बेयरिंग में भी यूज़ होता है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर भी है। अब
ये हम ग्रेड 1 में लेते हैं। अगर हम बात करें रीज़न ऑफ क्रैक्स की कि क्रैक्स क्यों आ जाते हैं, तो इजीली ब्रेक हो जाता है। सबसे पहली चीज़, अगर आप आसानी से ऊपर से गिर रहा है या फिर आपका ज़्यादा हाइट से आप फेंक रहे हैं तो ये टूट जाता है। बहुत ही आसानी से इसे आप तोड़ सकते हैं और आप इसे एक हाथ से उठा भी सकते हैं। आपने इंस्टाग्राम पर देखे होंगे, मैंने इसका एक पोस्ट भी किया था। नहीं फॉलो किए तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बात करें सेकंड, ड्राइंग श्रिंकेज, इसकी जो प्रॉपर्टी है। अब देखिए ड्राइंग श्रिंकेज को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए आप। जब भी मैन्युफैक्चर हुआ, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इसको 28 दिन तक यानी 28 डेज तक आपकी क्यूरिंग होना चाहिए, यानी कि पानी की तराई होना चाहिए, पानी की तराई होना चाहिए। और 10 to 15 डेज यानी कि 10 से 15 दिन तक ड्राइंग रिक्वायर्ड है, यानी कि इसको सूखने देना चाहिए, सूखने देना चाहिए। यानी कि पानी की तराई 28 दिन करना है और लगभग 10 से 15 दिन आपको सूखने देना है। ये एज पर IAS कोड अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, एक चीज़ ये देख लीजिए कि यहाँ पर होता ये है कि जब भी मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, उनने बनाया तो वो चाहता है कि इसको 28 दिन की जगह मैं कम से कम फिर भी 15 दिन या फिर 20 दिन इसकी क्यूरिंग कर दूं, और ये जो 5 दिन 10 से 15 दिन है तो इसको मैं 5 से 7 दिन तक ड्राइंग कर दूं और इसको मैं सप्लाई कर दूं। क्योंकि जल्दी करेंगे ये प्रोसेस तो उनको फ़ायदा होगा, और इसी फ़ायदे के चक्कर में जब भी ये प्रॉपर्टी नहीं हो पाती, यानी कि 28 दिन क्यूरिंग नहीं हुई और 10 से 15 दिन अगर इसका ड्राइंग नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन होता है। यानी कि ये है तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन होगा, यानी फैलेगा और सिकुड़ेगा। फैलने और यानी कि आपने रबर देखे होंगे, आप खींचोगे तो फैल जाता है और अगर आप दबाओगे तो दब जाता है। तो ये जो है प्रॉपर्टी इसमें होती है, तो ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी इस तरीके से पूरी नहीं होती। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर ये चीज़ सही नहीं होती है तो आपने एक वाल है इसमें यूज़ किए, अगर आपने इस वाल में यूज़ कर लिए हैं और यहाँ पर अगर इसको सही तरीके से नहीं किया गया है तो इसमें फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया होने के कारण क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। और आप लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से वर्क किए थे लेकिन क्यों क्रैक्स जनरेट हुए। तो क्रैक्स जनरेट होने की कहानी आपकी यहाँ पर है। इसके लिए क्या करें आप, रीज़न ये समझ लीजिए कि इसकी मैन्युफैक्चरर टेस्ट सर्टिफिकेट आप देखें कि कितने दिन क्या हुआ है। तो टेस्ट सर्टिफिकेट देखना भी ज़्यादा अनिवार्य है। मैंने सीमेंट में भी ये चीज़ बताया था आपको कि टेस्ट सर्टिफिकेट देखकर ही आप लें। सेकंड ये है कि आप यहाँ पर प्लास्टर में चिकन मेस का यूज़ करें। अगर आप चिकन मेस का यूज़ करते हैं पूरे में और फिर अगर इसका वर्क करते हैं तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। चिकन मेस आप जानते हैं एक जाली जैसे होता है, उसको लगाने के बाद आप प्लास्टर करें तो क्रैक्स नहीं होंगे। और इस पर आपको हर 1200 mm में 1200 mm पर आपको यहाँ पर क्या करना है, हर एक 1200 mm की हाइट पर आपको एक 4 इंच की RCC का आपको एक बैंड जैसा दे देना है। और इस पर आपको कॉलम भी देना चाहिए जो कि 6 मीटर लगभग पर आपको एक कॉलम भी देना चाहिए। लेकिन कॉलम ऑलरेडी होते हैं, इतनी दूरी नहीं होती, क्योंकि अगर 6 की बात करें तो 1 मीटर में आपका 3.28 हो जाता है। इस हिसाब से लगभग आपका 18 से 19 फीट, तो ऑलरेडी हम 12-14 फीट पर दे देते हैं कॉलम। इसके कारण कॉलम ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन आपको RCC का बैंड देना है। तो कुछ ये डिसएडवांटेज है किस तरह से, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, क्या रीज़न है, क्या इसका IAS कोड है, किस तरीके से आप वर्क करेंगे, रीज़न क्रैक्स के, और साथ ही साथ सॉल्यूशन। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।